खैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे जी एक अहम मसले के हवाले से, वो है डेंगू मच्छर, जिसके बाद शहरियों पर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मुसलसल कई बार हम इस प्रोग्राम में इस पर बात भी कर चुके हैं, एहतियाती तदाबीर भी आपको बता चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज में बात करने का मकसद आपको ये बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में डेंगू वायरस के 5 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चूंकि मौसम बदल रहा है तो ये मौसम डेंगू की अफजाइश के लिए मददगार साबित होता है, इसलिए आप खास एहतियात कीजिए। घर की किसी भी जगह पे आपने पानी जमा नहीं होने देना, अपने आसपास के माहौल को बहुत ज़्यादा साफ रखना है और ख़ास तौर पर आपने पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने हैं, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में। जबकि दूसरी जानिब महंगाई के तूफान ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, एलपीजी कीमत भी बढ़ाई गई है, जबकि बिजली के यूनिट महंगे कर दिए गए हैं। आवाम इस तमाम सूरत हाल में सर पकड़ कर बैठ गई है कि किस तरह से ज़िंदगी को आसानी से गुजारा जा सकता है। महंगाई के इस तूफान के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे हुकूमती प्लान्स के हवाले से। तो सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पीटीआई का विजन नौजवानों को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। मजीद क्या कहा, देखते हैं रिपोर्ट। बुज़दार सरकार ने सुबह की तारीख की बड़ी रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में बटन दबाकर पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह किया। स्कीम के तहत 30 अरब रुपए मालियत के कर्जे आसान शराइत और कम शरह सूद पर दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आज का दिन तारीखी है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे हासिल किए जा सकेंगे। मर्द, खवातीन, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद भी इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के वादों पर अमल का आगाज हो चुका है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे इंतहाई कम शरह सूद पर फराहम किए जाएंगे और उनकी वापसी की शर्त भी आसान और काबिल कबूल होंगी, जिससे काबिल अमल कारोबारी प्लान के तहत कोई भी नया कारोबार शुरू किया जा सकता है। पंजाब रोज़गार स्कीम से 20 से 50 साल तक के मर्द हजरात ही नहीं बल्कि ख़वातीन और ख्वाजा सरा भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इस स्कीम में स्पेशल अफराद को भी शामिल किया जा रहा है। वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि हम ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आवाम के दिल की आवाज़ है। साबिक हुकूमतों ने शोबदाबाजी और किक बैक्स के लिए मंसूबे दिए, अब हकीकी मानों में पंजाब बदल रहा है। जो पिछली हुकूमतें रही हैं वो ऑप्टिक्स बनाती रही कि ऑप्टिक्स के जरिए हम काम करें। हम एक मेट्रो लाइन जा रही है, लोग सारा दिन उसको देखते रहें, चाहे उनके अंदर मेट्रो देखने से गरीब की भूख खत्म नहीं होती। भूख खत्म होती है कि जब उसको रोजगार के मौके देंगे, तब उसकी भूख खत्म होगी, तब वो खुदारी और इज्जत की जिंदगी गुजार सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता रहा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ शोबदाबाजी के लिए और जाती किकबैक्स के लिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर खजाना हाशिम जवां वक्त ने कहा कि हमारा फोकस रोजगार की फराहमी है। स्कीम का हर माह जायजा लेकर इसमें बेहतरी लाएंगे। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब जो प्लान बनाया गया है उसकी डिटेल्स हमने आपको रिपोर्ट में दिखा दी हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अफसोसनाक वाकया जो कि गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस है, उस हवाले से बात करें तो मुलजिम आबिद मल्ली 22 रोज बाद भी गिरफ्त में अभी तक नहीं आ सका, जबकि दूसरे सूबों में तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पेश होने वाले वकारुल हसन को रिहा कर दिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, उमर जावेद रिपोर्ट में बता रहे हैं। लाहौर गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस 22 रोज गुजर गए, आबिद मल्ली का सराग न मिला। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दूसरे सूबों में भी तलाश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक पुलिस ने पेश होने वाले वकारुल हसन को रिहा कर दिया। वकार से तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद छोड़ा गया है, बवक्ते जरूरत बुलाया जाएगा। वकारुल हसन के बयान पर पुलिस ने मुलजिम शफकत को हिरासत में लिया था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान की जेर सदारत इजलास में आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के लिए मुलजिम से राब्ते में रहने वाले तमाम
रिश्तेदारों की मॉनिटरिंग और रिश्तेदारों का कॉल रिकॉर्ड चेक करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर लाहौर पुलिस की जानिब से नफरी तैनात करने से माजरत IG पंजाब को मुरासला भी अरसाल कर दिया गया। उमर जावेद, लाहौर न्यूज। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है, इसी हवाले पे मजीद हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद हमारे साथ मौजूद है। उमर, हमें ये बताइए कि क्या ये मुल्जिम आबिद मल्ली इतना मजबूत हो गया है कि हमारा पूरा सिस्टम इसके आगे बेबस दिखाई दे रहा है? आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मुल्जिम जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया था और उसके बाद पुलिस जो है वो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही है। पुलिस के पास इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और किन लोगों के पास ये रह रहा है इस हवाले से इत्तलात मौसूल नहीं हो रही, क्योंकि ये फोन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उसके अंदर किसी भी शख्स को ट्रैक करने के लिए उसकी फोन की मदद ली जाती है, जियो फेंसिंग की जाती है, उसके मोबाइल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, उसके मोबाइल की लोकेशन ली जाती है। ये वो जरिया है जिसके जरिए मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अगर कोई शख्स मोबाइल फोन इस्तेमाल करना छोड़ दे तो पुलिस के लिए उसको तलाश करना सिर्फ मुश्किल नहीं हो जाता बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन भी हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास जो पहला निज़ाम था उसके अंदर खोजी होते थे, मुखबर होते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर मुल्जिम जिसके बारे में सिद्र आप बात कर रही हैं, ये इस हवाले से तो इंतहाई शातिर है कि इसने जब ये फरार हुआ था पहली दफा, शायद आपको याद हो, फिरोजवाला के इलाके से, तो ये टीवी पे खबर चलने के बाद फरार हुआ था और उसके बाद जब भी ये किसी जगह पे इसकी मौजूद होने की इत्तला थी तो पुलिस ने छापा मारा, ये उससे पहले वहां से निकल जाता था। तो इसका मतलब है कि वो बाखबर रहता है, चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है और पुलिस की जो हिकमत अमली है उसको भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली देख रहा होता है। अभी गुज़िश्ता रोज एक जो इजलास हुआ था उसके जरिए फैसला किया गया है कि अंधेरे में हाथों ना मारे जाएं, बल्कि कंक्रीट एविडेंस और शवाहिद की रोशनी में इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएं। साथ ही साथ इसके ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ ये पहले रास्तों में रहता था या फोन कॉल वगैरह करता रहता था, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि एक कभी इम्कान ये है कि इसके पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं, ये भिखारी के रूप में या किसी मजदूर के रूप में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। तो एक ऐसा शख्स जिसने अच्छी जिंदगी गुजारी हो, चोरी डकैती के पैसों के बाद वो अच्छा वक्त गुजारता हो, तो उसके लिए भिखारी के रूप में या मजदूर के रूप में जिंदगी गुजारना मुश्किल है। ठीक, तो उमर जावेद, ये तो हो गई मुल्जिम के हवाले से जो हम पेश रफ्त आपसे जान रहे थे। हमें ये बताइए कि मुतासरा खातून की जानिब से क्या पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है? क्योंकि आपने ये खबर दी थी कि मुतासरा खातून रजामंद हो गई हैं कि वो पुलिस को अपना बयान देंगी और शनाख्त परेड भी करेंगी जो मुल्जिम दूसरा पुलिस की गिरफ्त में है उसकी। कोई शफकत की शनाख्त परेड, क्योंकि शफकत को जुडिशल रिमांड पे भेजा गया है शनाख्त परेड के लिए, तो खातून को उसकी शनाख्त करनी है। सिद्रा दो किस्म के बयान होते हैं, एक 161 का बयान होता है, 161 का बयान होता है जो पुलिस की कस्टडी के अंदर या पुलिस के पास आके देना होता है, और एक 164 का बयान होता है जो अदालत में जाके मजिस्ट्रेट या आला अदलिया के किसी भी जज साहब के सामने जाके बयान देना होता है। खातून का पुलिस ने जो बयान रिकॉर्ड करना है वो 161 का बयान है, और उसके लिए टेलीफोन के ऊपर खातून जो थी ज़ाया का बताना है कि वो बयान देने के लिए रजामंद हो गई थी, तो पुलिस वो वाला बयान किसी भी टाइम ले सकती है, क्योंकि उस बयान के ऊपर सिग्नेचर वगैरह तो कोई होते नहीं है, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। लेकिन जो अहमियत का हामिल बयान है वो 164 का बयान है, लेकिन उससे पहले खातून को मुल्जिम की शनाख्त करनी पड़ेगी। लेकिन ज़राए का कहना है कि कल तक खातून ने मुल्जिम की शनाख्त नहीं की थी, क्योंकि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, टेलीफोन के जरिए मोबाइल पर तस्वीर भेजी जा सकती है, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन कल के इजलास के अंदर जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर से उन्होंने खासी सरगर्मी की है टीम की कि इन तमाम चीजों को जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मामले के हवाले से, इस पूरे केस के हवाले से जो भी पेशरफ्त सामने आई है वो आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ में बात शेयर करती हूँ, और वो ये है कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है बैटरी ख़त्म होने की वजह से, या फिर कहीं आप ऑफिस चले गए, घर रह जाता है, तो आप बेचैन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ जी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन से दूर होने पर परेशानी और इस तरह के शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर स्मार्टफोन से चंद लम्हों की जुदाई भी तकलीफ बन जाए तो ये एक नफ्सियाती आर्जे की वजह हो सकती है, जिसे नोमोफोबिया कहा जा रहा है। नोमोफोबिया शख्सियत की हसासियत और किसी फेल के जहन पर हावी होने की कैफियत को ज़ाहिर करता है। इस तरह फ़ोन अगर ज़िंदगी के मामलात में खारिज होने लगे तो फिर ये परेशान कुन कैफियत होगी। इस वजह से माहिरीन
पौन के नागे और दिन में कई घंटों तक दूर रहने का मशवरा देते हैं। 2019 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 44% अफराद इस बीमारी का शिकार थे। नौजवानों का सर्वे किया गया जिनकी उम्रें 18 से 24 बरस थी। इसमें शुरा को 2 सवालनामे भरने को कहा गया था। पहला सवालनामा उनके फ़ोन पर इन्हिसार के बारे में था और दूसरा उनकी ज़हनी कैफियत, मसलन बेचैनी, उलझन, अधूरापन, दिमाग पर किसी कैफियत का तारी हो जाना के बारे में थी। मालूम हुआ कि जो दिन में जितना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करता था वो उसके बगैर उतना ही बेचैन था। उसके अलावा जो अफराद किसी सोच के मुस्तकिल हावी होने के शिकार थे उनमें फ़ोन के गुम हो जाने या उससे दूर हो जाने का खौफ उतना ही ज़्यादा पाया गया था। नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन से दूरी की कहानी आपने जानी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ लाहौर शहर की खूबसूरती के हवाले से और फितरत की रंगीनियों से प्यार करने वालों के लिए एक अहम खबर और अच्छी खबर मेरे पास ये है कि बोटेनिकल गार्डन में पिस्ता का दरख्त बोसाई हर किसी के लिए जाज़िबे नज़र बन चुका है। बोसाई की उम्र 100 से 150 साल के करीब होती है, जबकि इसकी कीमत 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। 2016 में 3 एकड़ पर बनने वाला ये अपनी तर्ज का मुनफरिद बाग है और थाईलैंड से आए पौधों को कराची से खरीद कर लाहौर में लाया गया था। आज हमारे साथ ज़ुनैरा इलियास इसी बोनसाई गार्डन से मौजूद हैं, जो हमें वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगी भी और साथ साथ हमें बताएंगी भी। जी ज़ुनैरा। जी सिद्रा, मैं तो इस टाइम जलो पार्क में मौजूद हूँ और यकीनन आप मुझे स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं और आपको मैंने सोचा कि आज जो है बोनसाईज क्या होते हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा बताया जाए और यहाँ की सैर भी कराई जाए। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर बोने पौधे हैं और जो कि हर कोई एक दूसरे से अलग अलग दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि व्यूवर्स को भी ये दिखाया जाए और आपको भी थोड़ी सी यहाँ से सैर करवाई जाए कि गर्मी की वजह से लोग तो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे यकीनन मौसम थोड़ा सा स्विच होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, एक आधे महीने में, तो उसके बाद लोग यहाँ पर ज़रूर सुबह के टाइम पर भी हमें देखने को मिलेंगे, कुछ वॉक करने आएंगे, कुछ एंजॉय करने आएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो बोनसाईज के हवाले से अगर देखा जाए तो बोनसाईज जो है अपनी कहा जा सकता है कि नस्ल के अपनी तारीफ़ करते हुए ख़ुद हमें दिखाई देते हैं। और जो बोनसाईज यहाँ पर मौजूद है ये वाहिद ये पार्क है जो कि जल्लो बोटेनिकल गार्डन में बनाया गया बोनसाई गार्डन, और ये तकरीबन 3 एकड़ के रकबे पर बनाया गया। अगर मेरे पीछे आप देख सकें तो बहुत ही यूनिक सा जो ये बोनसाई यहाँ पर लगा हुआ है। और इनको बोनसाई क्यों कहा जाता है? बोनसाई की जो टर्म है, बोनसाई का मतलब है बोने। तो बोने पौधे जो यहाँ पर लगाए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और इनको कहाँ से इंपोर्ट किया गया, कैसे कहाँ से मंगवाया गया और कितने के बजट आया, ये थोड़ी सी इन सेशंस भी हम आपको दिखाते हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और कि उनके क्या कहना है इस हवाले से। आइए हमारे साथ। इस तरह से है कि बोनसाई जो है बहुत कम लोगों के इसके बारे में इल्म है, क्योंकि ये भी एक जापानीज़ टेक्निक है और ये अगर आप देखें तो उसके जापानीज़ के बाद ये लोग चाइनीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये फैलता गया। अब तो पूरी दुनिया में इसके बागात हैं। PHA लाहौर ने भी जल्लो में अपना एक पोर्शन है बोनसाई गार्डन के नाम से बनाया हुआ है और ये काफ़ी जो है फेमस स्पीशी है। इसके अंदर फाइकस है और बोढ़ी के जो हैं इनकी अगर हम स्पीशी देखें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लोग जो हैं इनको अपने घर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि इसका एक बहुत छोटा सा पौधा भी जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बोनसाई एक स्लो ग्रो टेक्निक है, तो इसमें बेसिकली हमें ज़्यादा वेट क्या करना पड़ता है, प्लांट्स की ट्रिमिंग करके उसको एक शेप देनी होती है, उसकी वायरिंग करनी होती है। तो हम बीइंग एक्सटर्नल सुपरवाइज़र, जब मेरे पास ये स्टूडेंट आते हैं हमने एक टच ये भी रखा हुआ है बोनसाई का, जिसमें प्लांट्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये सिखाया जाता है कि हाउ टू वायर इट, आप इसको कब प्लांट को पानी दोगे, कब आप उसको ट्रिमिंग करोगे, ये सारी चीज़ें, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसकी शेप, उसके स्टाइल, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसकी लैंडस्केपिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें उसकी पोट सिलेक्शन सिखाई जाती है। बोनसाईज की एज के हवाले से अगर देखा जाए तो 100 से 150 साल जो है इनकी उम्र होती है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी जो वुड वर्क हुआ हुआ है और जो इसकी शाखों को जिस तरह से बनाया गया है, ये भी ऐसे ही बनी बनाई तो नहीं होती है, लेकिन इस पे मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरह से इसकी लकड़ी को कहाँ से मोड़ा जाएगा और किस तरह से दूसरी लकड़ी में से निकाला जाएगा। तो ये यकीनन एक महारत का काम है। और ये अगर इसकी प्राइजेस के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक जो दरख्त नज़र आ रहा है जो कि अगर मेरे पीछे देखे तो ये थोड़ा सा
बड़ा दरख्त है, इसकी वर्थ थोड़ी सी बड़ी है, तो ये 1.5 लाख रुपए का पौधा है। और देखने में तो यकीनन ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये यकीनन इतनी ही वर्थ का यहाँ लगाया गया। और जब ये 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत जो है इस प्रोजेक्ट पे आई थी। 3 जो एकड़ है यहाँ पर बॉन्साई गार्डन जिस पे बनाया गया, जिसमें हर तर्ज़ो तामीर का कहा जा सकता है, हर तर्ज का जो पौधा है वो यहाँ पे बनाया गया। अगर मज़ीद हम थोड़ा सा वॉक करें यहाँ पर तो एक और में जिगजैग जो वुड वर्क कहा जा सकता है कि जिसकी टहनी या शाख या ये कहा जा सकता है जो उसकी रूट्स हैं वो निकली हैं, तो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें यहाँ पर। तो ये देखें कि यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और अगर वैसे देखा जाए तो यकीनन लोग समझेंगे कि किसी चीज़ से बनाई गई है, लेकिन आप ये लकड़ी की जो महारत से इस तरह से इसको यहाँ पे बनाया गया तो यकीनन काफ़ी मेहनत का भी काम है। और अब सिर्फ इसकी एज जो है 100 से 150 साल है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि अपनी एज का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो गुजार चुके हैं। इनको थाईलैंड से इम्पोर्ट कराया गया कराची, और कराची से उसके बाद यहाँ लाहौर की जीनत बनाया गया। तो कहा जा सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि 70 और 80 साल के भी हैं, लेकिन देखने में यकीनन ऐसे लगते हैं कि अभी छोटे से पौधे हैं, लेकिन ये अपनी आधी से ज़्यादा उम्र गुजार चुके हैं। और इस तरह की मज़ीद भी इंटरेस्टिंग जो जगह हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हमने आपको बॉन्साई गार्डन भी दिखाया, बॉन्साइज क्या होते हैं और कितने खूबसूरत होते हैं ये भी हमने आज आपको बताया भी, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर जल्लो बोटानिकल गार्डन आए और ये देखें ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमारे साथ मौजूद रही। जुनैरा की सांस फूल गई थी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है आज भी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें बोटानिकल गार्डन की सैर भी कराई और वहाँ पर जो बॉन्साइज स्पेशल दरख्त हैं, छोटे दरख्त हैं लेकिन बहुत खूबसूरत और महंगे हैं, वो भी हमें दिखाए हैं। तो आपने भी इस वीकेंड पर प्लान बना लेना जी जल्लो जाने का, और वहाँ जाए तो फिर बोटानिकल गार्डन की आपने सैर ज़रूर करनी है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ शहर के तरक्याती मंसूबों की बात करें। बुज़दार सरकार इन एक्शन है और यक्के बाद दीगरे तरक्याती मंसूबों के ऐलानात भी जारी हैं। लाहौर में बनेगा एक और फ्लाईओवर। बुज़दार सरकार की जानिब से सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन और जीटी रोड की ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए शेरावाला गेट के मकाम पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने DGLTA को फ्लाईओवर बनाने का टास्क भी सौंप दिया है, जबकि मंसूबे के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। LDA के शोबा इंजीनियरिंग विंग ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक मोरिया पुल और फ्लाईओवर की ट्रैफिक इंटीग्रेट भी की जाएगी। फ्लाईओवर शेरावाला गेट से ऑस्ट्रेलिया चौक नज़द रेलवे स्टेशन तक तामीर किया जाएगा। फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी, जबकि फ्लाईओवर की तकमील के लिए 35 कनाल अराजी भी एक्वायर की जाएगी। वैसे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दौरे हुकूमत के 2.5 सालों में अभी तक शहर में कोई एक भी तरक्याती मंसूबा अपने नाम नहीं कर सकी, लेकिन अब एक के बाद दूसरे मंसूबे का ऐलान कर रही है। चंद रोज कबल भी सरकार ने लाहौर शहर में मजीद 6 मेगा तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी थी, जिसमें मेन मार्केट में गोल चक्कर पर पब्लिक थिएटर और दाता दरबार अपलिफ्टिंग प्रोग्राम समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। मेगा तरक्याती स्कीमों पर मजमूई तौर पर 43 करोड़ 86 लाख लागत आएगी। एक जानिब तो उस्मान बुज़दार यके बाद दीगरे मंसूबों के ऐलानात पर ऐलानात कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब पहले से जारी मंसूबे तात्तुल का शिकार है। वो मंसूबे जिन्होंने उनकी कारकर्दगी के किस्से सुनाने थे वो अभी तक उनकी नाअहली की दास्तानें सुना रहे हैं। बुज़दार हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में तरजीही बुनियादों पर शुरू किया गया फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे पर काम डेडलाइन गुजरने के बावजूद अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने 90 रोज की डेडलाइन दी थी, लेकिन ताहाल ये मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंच सका और अभी भी काम जारी है। इस तरह का हाल एक मोरिया पुल की तामीर 9 और तोसी के मंसूबे का भी है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 70 करोड़ की खतीर रकम से शुरू होने वाला मंसूबा, जिसे अप्रैल 2018 में मुकम्मल होना था, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आखिर ये मंसूबे कब मुकम्मल होंगे और लाहौरियों की मुश्किलात कुछ कम होंगी, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। जी हमारे साथ मौजूद है आमिर कुरैशी साहब है, मेंबर है आप गवर्निंग बॉडी के, LDA से आपका ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो जो अच्छी खबर आपकी जानिब से आई है शेरावाला गेट फ्लाईओवर की, उसकी डिटेल्स हमें बताएं कि अभी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है, काम कब तक शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ऐसे है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो पहले उसकी तमाम स्टडीज़ मुकम्मल की जाती हैं, जिसमें उसके ट्रैफिक काउंट है, उसका डिज़ाइन है, उसके बाद उसकी कॉस्ट और दूसरी चीज़ों को देखा जाता है।
تو آج میرا خیال ہے کہ آج جب ہم بیٹھے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آج یہ ساری چیزوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس کا ٹریفک کاؤنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, اس کی فیزیبلٹی جو ہے چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر آپ نے جیسے انٹرو میں ابھی میرا خیال ہے کہ کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر LDA نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے, اس کا ڈیزائن اور اس کی فیزیبلٹی کے اوپر اور اس کی ٹریفک کے اوپر کہ چونکہ یہ مفاد عامہ کا پروجیکٹ ہے کہ اس ایریے کی ٹریفک کو ہم نے بہتر کرنا ہے کہ ٹریفک کا سسٹم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے جو وہاں پہ لمبی قطاریں لگتی ہیں اور رش وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ CM پنجاب نے جو اس میں ہمارے وائس چیئرمین LDA SM عمران صاحب کی بڑی اس میں کاوش ہے, اور چونکہ ہم LDA کی کوشش ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے اور ٹائم لائن کے اوپر اور چیزوں کو اور اس کا ڈیزائن اور فیزیبلٹی کو پراپرلی کر کے پھر اس کو سٹارٹ کیا جائے. تو اسی وجہ سے اس کے اوپر پھر اعلان بھی فیزیبلٹی اور سارا کچھ ہونے کے بعد نہیں, اعلان اسی طرح ایسا ہے نا جی, آپ پروجیکٹ کو یہ اس کا پارٹ ہے, یہ اناؤنس کرنے کے بعد جب آپ کسی پروجیکٹ کے دیکھیں فیزیبلٹی کے اوپر بھی کچھ انویسٹ کیا جاتا ہے, کچھ خرچ ہوتے ہیں چونکہ آپ نے اس کی سٹڈیز کروانی ہوتی ہے اس کے ڈیزائن فیز میں کہ اس کا سٹرکچر آپ نے ڈیزائن کروانا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں میں اس کی اعتراضات بھی تو لگ جاتے ہیں اسی رپورٹ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اعتراضات بھی لگتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج آپ پلان کرتی ہیں کہ آپ نے صرف ایک 5 مرلے کا اپنا گھر بنانا ہے, تو اس کے لیے بھی پہلے آپ پورا اس کو دیکھیں گی کہ آپ کے پاس لینڈ کی اویلیبلٹی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا کیش دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گی. تو اسی طرح یہ بڑے پروجیکٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر اس میں بہت ساری رپورٹس ہمیں جیسے انوائرمنٹ یہ سب کام کرنے میں تقریباً کتنا وقت درکار ہوگا, یہ دیکھیں میں ابھی اس ٹائم لائن تو شاید اس کی ٹینڈر کی آپ کو نہ دے سکوں, لیکن چونکہ ہماری 2-3 رپورٹس اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس میں انوائرمنٹ کی رپورٹ ہم نے لینی ہوتی ہے, اس کے بعد جیو ٹیک کی رپورٹ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ 1.5 مہینہ اس سارے پروسیس کے لیے ہمیں منیمم چاہیے ہوتا ہے. شیراوالا گیٹ پر فلائی اوور بنتا ہے تو ہمارے کتنی بڑی تعداد میں شہریوں کو سکون ہو جائے گا اور کتنے ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں نا, اس روڈ کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ نارملی وہاں سے جب بھی آپ گزرتے ہیں تو آپ کا جو آگے لوہا مارکیٹ ہے, اس کے بعد آپ جو لوگوں نے جانا ہے لاری اڈے کی طرف اور پیچھے اسٹیشن کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو آدھا گھنٹے کے قریب اسٹیشن سے چوک کراس کرنے کے لیے لگتا ہے تو شاید وہ ان کا اور 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ مسافت وہ طے کر سکیں گے. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس لاہور کے لیے, اس ایریے کے لیے چیف منسٹر پنجاب کا ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا انشاءاللہ. چلے سر, یہ تو جب بنتا ہے تو پھر اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. ابھی ہمیں یہ بتائیے کہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا کیا قصور ہے, اس کی کب سنی جانے والی ہے, کب مکمل ہو رہا ہے؟ اس کا سترہ کوئی قصور نہیں ہے. ہاں ویسے تو یہ سارے کئی ڈیڈ لائنز ویسے تو یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں تلخ یہ ہوتے ہیں وہ شام کے ہم ٹاک شو میں ڈسکس کرتے ہیں. صبح تو ہم ویسے وہ بڑی ریلیکس موڈ میں, لیکن بڑا اچھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ جب CM پنجاب نے انوگریٹ کیا تو انہوں نے خصوصی LDA کو ہدایت کی, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, کہ ہم نے جو اس کا ڈیزائن کیا تھا, جو ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے اس کے ڈیز, وہ ہم نے 4 مہینے اس کے کیلکولیٹ کیے تھے. اچھا جی, جو 4 مہینے ہیں وہ بنتے ہیں 5 اکتوبر کو. اصل میں میرا خیال ہے شور بھی بیفور ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے تو 3 مہینے کا اعلان کیا تھا. اس میں میں آپ کو میں وہی گزارش کروں نا, جو ہم نے انجینئرنگ والوں نے کیلکولیٹ کیا نا جی, تو وہ انجینئرنگ والوں نے اس کے 4 مہینے کیلکولیٹ کیے, لیکن CM صاحب نے چونکہ وہ اس روڈ کے اوپر بہت زیادہ رش ہے, کیونکہ وہ کنیکٹ کرتا ہے سارا روڈ آگے DH اور کینٹ کے ایریے کی طرف وہ ٹریفک جاتی ہے اور کافی وہاں پہ بھی لوڈ ہوتا ہے. تو CM صاحب نے شہریوں کی جو سہولت کے لیے ہمیں انسٹرکشن دی موقع کے اوپر ہی کہ آپ اس کو 90 ڈیز میں کریں. اچھا, اب اس میں جو تھوڑا سا اس میں ڈیلے آیا اس کی میں آپ کو ریزنس بھی دے دیتا ہوں. اس میں ایک مین جو وجہ بنی, اس دفعہ کو ضرورت سے زیادہ مونسون ہمارا لمبا گیا اور وہاں پہ بارشوں کا, چونکہ یہ ایکسکویشن کا ایک عمل تھا اور وہ بارشوں کا یہ تو منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی پتا تھا کہ بھائی مونسون کی بارشیں ہونی. مونسون اس دفعہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کا ریکارڈ بھی چیک کریں تو وہ اس دفعہ پچھلے ریکارڈ اس نے کافی سالوں کے توڑ دی ہیں. اچھا, وہ ڈیورنگ دس سیشن وہ ہوا یہ کہ جب ہمارا ایکسکویشن کا عمل تھا تو اسی دوران وہ مونسون بھی شروع ہو گیا, اور ہمیں اس میں یہ ہوا کہ جی جو پانی نکالنا کھدائی میں سے کرنا, اور وہ کافی
ہمارے اس میں کو 15 سے 20 دن جو ہے نا جی وہ ضائع ہوئے. اور دوسرا اس میں ایک چھوٹا سا ہمارا ایشو تھا وہ انٹرنل، وہ اس میں کو لینڈ ایکوزیشن ہمیں چاہیے تھی، وہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، وہ بھی اب تو ہو گیا، وہ اب حل ہو گیا الحمدللہ. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم اگلے 15 دن تک اس کو، ہمارا سارا دیکھیں نیچے سے ہمارا بیرل کلیئر ہے سارا کچھ، اب صرف الائیڈ ورکس ہے، جیسے اس کی روڈز بننی ہے، سٹرکچر جو ہے اس برج کا انڈر پاس کا وہ سارا الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. 15 اکتوبر تک امید رکھیں گے سارا کلیئر ہو جائے گا. اچھا سر ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی لاہور میں کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں LDA کے جو شروع تو ہوئے لیکن مکمل نہیں ہوئے، ابھی تک چل رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے؟ نہیں دیکھیں آپ خود بتائیں نا کون کون سے. نہیں میں دیکھیں میں اس میں بتاؤں کہ اس میں جو لاہور میں ہمارے دور میں تو کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں شروع کیا گیا. ابھی آپ نے ایک موریا کی بات کی تو اس میں بھی تھوڑا سا لینڈ ایکوزیشن کا بھی ایشو تھا، وہ بھی الحمدللہ بحال ہو گیا. وہ بھی دسمبر کے اینڈ میں ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے دسمبر تک انشاءاللہ. ٹھیک. تو اس کے علاوہ لاہور میں کوئی ایسا آپ اگر بات کریں تو ہم نے جو شروع کیا LDA نے، سر ہم نے شروع کرنے والے کیا وہ کون سی بات ہے؟ ادارے تو وہی رہتے ہیں نا، اداروں نے تو کام کرنا ہوتا ہے. ادارے بالکل وہی ہیں. میں نے گزارش کی ہے نا، تو پچھلے دور کا بھی جو چلتا آ رہا تھا ایک موریا پل تھا، تو اس کا بھی وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. نہیں اس میں بھی اس کے 2-3 کووڈ آ گیا اور اس کے فنڈس کے ایشو تھے، اس طرح 2-3 چیزیں اس میں مکس اپ ہو گئیں جس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا. لیکن اب الحمدللہ اس کے اوپر بھی ٹریفک جو ہے اس کو تینوں درے کھول دیے گئے ہیں، ٹریفک اس پہ رواں دواں ہے. اب اس کے اوپر جو کو ریلوے ٹریک کی شفٹنگ کا تھوڑا سا کام ہے وہ رہ گیا، تو وہ انشاءاللہ تھوڑا سا نہیں سر، وہ خاصا کام ہے. نہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو دسمبر کے اینڈ تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی مزید کون سے کام ہیں آپ کے نہیں گزشتہ دور حکومت کے؟ مزید میرا خیال ہے اورنج لائن ہے، وہ بھی اب انشاءاللہ جو CM صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے اس کے الائیڈ ورک سب سارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو اگلے 15 سے 20 یا 25 تاریخ تھی اس کی، تو اس کو بھی انشاءاللہ اسی ڈیٹوں میں آن کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ تو ایسا میرا خیال ہے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں تھا ہمارے. ہم جب ری ماڈلنگ کرنی تھی، دیکھیں شاہدرہ کا جو پروجیکٹ ہے نا وہ پہلے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس تھا، اس کا بھی باقاعدہ اعلان ہوا. جی بالکل اعلان ہوا تھا. وہاں بہت رش ہے. بالکل اس کی بہت ضرورت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں. اب وہ پروجیکٹ ٹیک اپ کیا ہے NHA نے، تو اس کے اوپر NHA اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. تو اب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پچھلے تو ہم نے آگے نا دیکھیں شوکت خانم فلائی اوور تھا جب ہم آئے تو وہ کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 85% کے قریب کمپلیٹ تھا، اس کو بھی کھولا نہیں گیا تھا، اس کو آ کے ہم نے کمپلیٹ کیا. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ آ کے چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. ٹھیک. اسی طرح میں اگر پھر اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے نا، ٹریفک کو مینیج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر یہ تاخیر کی وجہ کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا اس میں تاخیر کی دیکھیں ایک اور میں پروجیکٹ ابھی میرے آپ کے توسط سے ذہن میں آیا جو شروع ہوا تھا باب لاہور کے نام سے، تو وہ بھی میں آپ کو وہ تو بڑا چھوٹا سا منصوبہ تھا. نہیں لیکن وہ اب دیکھیں نا وہ بھی اب کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کا انوگریٹ ہم نے کروانا CM صاحب سے قریب اس کا ہوگا. اچھا تاخیر کی وجوہات 2-3 ہو جاتی ہیں. ایک تو دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو شاید کہ ڈیزائن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب کنسٹرکشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو کچھ اس میں ڈیزائن میں کچھ چینج ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے کچھ اس میں. اچھا دوسرا اس میں آپ کا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے فنڈس کا، کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ کو شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر اس کے بعد اگر آپ اس کو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس کو کرنے کے لیے. جیسے ایک پروجیکٹ ابھی میرے ذہن میں آپ کی بات سے آ گیا، لاہور میں کوئی 14 کے قریب سپورٹس کمپلیکس شروع کیے گئے، منصوبہ ٹھپ ہے، وہ ٹھپ ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس میں گورنمنٹ بدل گئی، ترجیحات بدل گئی. نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں پرائرٹیز تو اکارڈنگ ٹو سچویشن چیزیں سیٹ کی جاتی ہیں. دیکھیں پچھلی گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو ایسی سچویشن آ گئی کہ ہمارے نوجوانوں کو کھیلوں کے میدانوں کی بڑی ضرورت ہے، ہونے بھی چاہیے. اب دیکھیں اس پروجیکٹ کو جب شروع کیا گیا تو وہ میرا خیال ہے کہ 5-5.5 ارب کے قریب اس کی کاسٹ بنتی تھی. اب ایکچوئل مجھے یاد، لیکن اس کے پیسے کتنے ریلیز کیے گئے اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس، آپ نے پہلے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا اسی طرح کہ اگر آپ گھر بنانے جا رہی ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں
आपके पास पैसे आपके पास सिर्फ इतने हैं कि आप उसकी फाउंडेशन कंप्लीट करें, तो आप कैसे उसको मुकम्मल कर सकते हैं? अब मुझे ये बताइए कि उसके 50 के 45 करोड़ रुपए रिलीज किए गए माजरत के साथ, 45 करोड़ रुपए उसके दिए गए, और आप उसको कहेंगे जी 5.5 अरब रुपए के उस प्रोवाइड को, तो अब उसके ऊपर भी वैसे वर्कआउट हो रहा है कि उन चीज़ों को कैसे, और कोई पॉलिसी नहीं दी गई उसके ऊपर, कोई पॉलिसी नहीं दी गई कि इसको कौन टेकअप करेगा। देखिए जब भी आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके आप SOPs बनाते हैं, उसको TORs बनाते हैं कि ये प्रोवाइड आज LDA कर रहा है, इसको टेकअप किसने करना है, चलाना किसने, ऑरेंज लाइन बनाया गया, उसका कोई मैं नहीं समझता TOR के इसको करेगा कौन, इसकी फंडिंग कौन करेगा, इस प्रोवाइड के को हमने जो सब्सिडी है वो किस तरह कम करनी है। आपका काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रोजेक्ट थ्रो मार्केट में फेंक दिया, आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको चलाना होता है। इसके पैसे कहाँ से आएंगे, इसको बाद में आपने चलाना है तो कैसे चलाएंगे? तो फिर ये तो शुरू करने से पहले ये सारी प्लानिंग शुरू करने से पहले यही पता होना चाहिए कि तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि वो फिर सुबह अभी बताइए बात हो जाएगी। अभी बताइए क्या सूरत हाल है LDA की, अभी बजट के कुछ मामला ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे? LDA ने, मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह LDA ने पिछले 2 साल में जो 2-3 बड़े काम किए हैं शहरियों के लिए, जो रिलीफ हमने दिया है, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा LDA एवेन्यू की। इतना ज़बरदस्त वाइस चेयरमैन LDA की क़यादत में और उनकी हदायत के ऊपर मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ, जो वो कमेटी बनी कि 1600 के करीब उस सोसाइटी के इफेक्टिव्स थे जिनके प्लॉट थे LDA एवेन्यू के अंदर, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको 80-90% सॉल्व कर दिया। आप देखें कि ये इतना बड़ा काम है कि जिस बंदे ने आज तो सर LDA का ही था, तो फिर हल भी तो उन्होंने करना था ना। ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल से हल नहीं हुआ। पिछले 2004-2002 से ये मसला शुरू हुआ और 2018 तक किसी बंदे ने ये सोचा ही नहीं कि इस मसले को हल किया जाए। 1600 लोग थे जिनके हाथों के अंदर फाइलें थी। किसी बंदे ने प्लॉट लिया हुआ था कि मैं घर बनाऊंगा, किसी बंदे ने प्लॉट लिया हुआ था कि जी मैं इसको सेल करूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो ये इतना बड़ा LDA ने रिलीफ दिया सबके। अभी आने वाले वक्त में मजीद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, या फिर क्या क्या प्लान किया जा रहा है? देखें, एक तो LDA इस वक्त काम बड़ी स्पीड से कर रहा है LDA सिटी के ऊपर, वो भी एक हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी इसी तरह का था, हाउसिंग स्कीम थी, और उसके अंदर हमने लोगों के लिए रिलीफ था कि उनके पास भी फाइल्स थी और उसको हमने क्लियर करके 9000 के करीब फाइल्स थी, और वो इंशाल्लाह एक साल का। इसके बाद एक तो बरकत मार्केट का अभी आपने इंट्रो में बताया, मेरा ख्याल आपने सारी डिटेल में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। तो बरकत मार्केट के ऊपर एक हमारा है कि ट्रैफिक को इसके लिए किया जाए। एक हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जोहर टाउन के अंदर इंटरटेनमेंट पार्क के नाम से, उसकी भी सारी फिजिबिलिटी सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट हो गई हैं, बस उसका हमने इनॉग्रेट करवाना है। वो अवाम के लिए और लोगों के लिए, ये जोहर टाउन की अवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद बरकत मार्केट का मैंने आपको जैसे गुजारिश की, इसके बाद अभी 2-3 चीज़ें और पाइपलाइन में है जिसमें अब प्रोजेक्ट्स तो आपने बहुत सारे गिनवा दिए, इन सब के लिए प्लानिंग में बजट देख लिया आपने, पैसे वैसे रख लिए कि कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, क्या इतने हैं या नहीं है? एक और ऐसा ना हो कि कल फिर गुजरते दिनों के साथ। इसीलिए देखें जी, हम इसको सारा हम ऐसा नहीं करने जा रहे कि हम फीते काट दें और इस तरह चीज़ों को शुरू कर दें। हम प्रॉपर प्लान करके, जैसे हमने ये फरदौस मार्केट शुरू किया, वो ठीक है, उसमें 10-15 फीते काटने तो हमारे यहाँ फर्ज हो चुके हैं। नहीं, वो इसीलिए हम फीते नहीं काटेंगे। आप देखें ना जी, जैसे हमने ये फरदौस मार्केट को शुरू किया तो ठीक है, मैं उसमें एग्री करता हूँ, आपके साथ 15-20 दिन का डिले हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन के पास है। अच्छा, एक और बड़ा प्रोजेक्ट LDA जो है वो शुरू करने जा रहा है, जिसके ऊपर ज़ोरों शोर से हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, उसके डिज़ाइन फिजिबिलिटी के ऊपर। LDA 35,000 के करीब अपार्टमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, नया पाकिस्तान जी, उसके तरह। उसके ऊपर डेली जो है हमारे वाइस चेयरमैन साहब उसके ऊपर मीटिंग्स ले रहे हैं, डिज़ाइन के ऊपर बात हो रही है, और उसके ऊपर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसकी कॉस्ट को कैसे कम करें। ठीक, जो आम आदमी है, अगर उसको हम उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं कि वो सस्ता घर कैसे ले सके, अफोर्ड कर सके। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और LDA के प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताने के लिए, जो कि शहरियों की सहूलत के लिए प्लान किए जा रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मौसम ने तो करवट लेना शुरू कर दी है और गर्मी का जोर आहिस्ता आहिस्ता अब टूटने लगा है। मौसम तो खुशगवार तब्दीली की तरफ जाने लगा है, लेकिन अगर बात की जाए मुल्क की सियासत की तो मुल्क की सियासत का पारा एक बार फिर से चढ़ता दिखाई दे रहा है। इल्जामात और सियासी नारों की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन पार्टीज की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून काफ़ी जारहाना मूड में दिखाई दे रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तकरीरों पर तनकीद करने वाले और पार्टी की इजाज़त लिए बगैर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली है और उन 5 अरकान को पार्टी से निकाल बाहर करने का फैसला किया है। इस फैसले का ऐलान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की क़यादत की मंजूरी के बाद किया गया है और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाले जाने वाले अरकान पंजाब असम्बली में अशरफ अंसारी हैं, जलील शरकपुरी हैं, फैसल न्यासी है, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। 5 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दस्तखत से अमल में लाई गई है। इस तमाम सूरत हाल पर मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से क्या कहा गया है, दिखा दें आपको। वाजिया बात है और इसका कल पार्टी ने फैसला भी किया, जो आज अनाउंसमेंट हुई है। ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ के साथ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो। पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ उस बयानिए की तौसीह कर चुके हैं और अब ये बात पार्टी के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। नाज़रीन, मामला यही नहीं रुका बल्कि मुस्लिम लीग नून ने FATF की वोटिंग में गैर हाजिर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, जो राजा जफरुल हक के दस्तखत से जारी हुए हैं। जिन अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं उनमें राहिला मक्सी हैं, कुलसूम परवीन हैं, दिलावर खान और शमीम आफरीदी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज और एजेंसी से मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी मुतहरिक हो गई है। मरियम नवाज मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां निकालेंगी और इस सिलसिले में मरियम नवाज ने गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की है, जिसमें तय पाया है कि मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगी, लेकिन उससे पहले कल यानी कि हफ्ते के रोज 3 अक्टूबर को वो लाहौर में भी कुछ एहतजाज करने का प्लान कर रही हैं। वहां जलसा भी करेंगी और इसी हवाले से गुजरावाला तंजीम को तैयारी की हिदायत भी जारी की गई हैं। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को भी खासा आड़े हाथों लिया है। क्या कहती हैं, देखिए। चौथा हार्ट अटैक हुआ, इनके हाथ पांव फूले, इन्होंने आपस में मशवरा किया, इन्होंने सोचा कि खुदा न खास्ता इनको मियाँ साहब पे तरस नहीं आया। ये बात आप याद रखना, इनको मियाँ साहब पे तरस नहीं आया। मियाँ साहब पे मुझे इमरान खान तो कहता था ना कि मुझे रहम आ गया और मैंने रहम करते करते मियाँ साहब को बाहर भेज दिया। तो वो बात, दूसरी बात में मैं बाद में आती हूँ। इनको रहम अपने ऊपर आया, इनको पता चला कि पाकिस्तान की आवाम को अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब को कुछ हो गया तो लोग इनका गिरबान पकड़ेंगे और हमेशा पकड़ेंगे। तो इनके हाथ पांव फूले, ये सर जोड़ के बैठे। अब ये तकरीर किस किस ने सुनी थी? इमरान खान की, जिसमें उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने अपने जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनको मैंने भेजा और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हालत बहुत खराब है। किस किस ने ये तकरीर सुनी थी? तो ये तकरीर को अभी ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा ना, अभी इस तकरीर को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। मीडिया के पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, मीडिया के पास वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग मौजूद है जो इन्होंने खुद की, इनके वज़रा ने की। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी मामले पर बात करने के लिए नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ अखलाक अहमद बाजवा और लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अखलाक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। तवील खामोशियाँ आखिर टूट गई हैं और खासा जारहाना नज़र आ रही है नून लीग इस वक्त। बिल्कुल सिद्रा, आप देखें कि तकरीबन 2 साल की एक तवील खामोशी के बाद बिलाखिर जो है मुस्लिम लीग नून ने अपना पुराना रंग जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया है और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पेश है। और अगर मुल्की हालात की बात की जाए तो मुल्की हालात के पेश नज़र
जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। उसमें जो फैसले हुए हैं तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट जो अपोजिशन का इकट्ठा होना है ये हुकूमत और खान साहब को जाता है। खुसूसी तौर पर मैं उनको क्रेडिट दूंगा क्योंकि अगर सदियां भी लग जाती ना, जो इन अपोजिशन जमातों के दरमियान जो आपसी चिपकलश या इख्तलाफात थे वो इतने गहरे थे कि ये सदियां भी लग जाते हैं, वो शायद इकट्ठे ना होते। लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पर कि ताकि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो सके, तो उन्होंने बिलाखिर अपोजिशन को एक पेज पे कर दिया है। अब मुकम्मल तौर पर अपोजिशन जमातें जो हैं वो यकसू हो गई हैं। मुसलसल इजलास हो रहे हैं, शेड्यूल तय हो रहा है कि हुकूमत के खिलाफ कैसे कौन कौन सा मरहलावार तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी। अब जो पहले मरहले में इस माह 2 जलसे होंगे बड़े, एक कोयटा में होगा, दूसरा फिर अभी मुकाम का तयन नहीं हुआ, लेकिन इस महीने 2 जलसे होंगे बड़े। उसके बाद सितंबर में 2 जलसे फिर होंगे। दिसंबर में जो इनका प्रोग्राम है जलसे, जुलूस, रैलियां निकालने का, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मामला शिद्दत इख्तियार करेगा। एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ कि उसके बाद जो है ना वो जनवरी में ये लॉन्ग मार्च करेंगे, वो इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा। अगर वो भी कामयाब ना हुआ तो फिर ये असम्बलियों से बिल्कुल आखिरी ऑप्शन बिल्कुल ये ठीक। लियाकत अंसारी साहब, हमें ये बताइए कि अब हुकूमती सफ़ों में खासी हलचल है, जितने भी वज़रा हैं वो भी खूब एक्टिव हो गए हैं और जो भी बयानात आते हैं फौरी से पहले उसके जवाब आते हैं। देखिए, सियासत में जो है वो इख्तलाफ तो होता है और हर सियासी जमात को अपने सियासी वजूद और उसकी बका के लिए जंग लड़ना होती है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो स्ट्रेटजी दी है उस पर अब पंजाब में तो खला महसूस होता है, हुकूमत की हद तक। पंजाब में इस कदर जो है वो पीटीआई के पास कद काठ का आदमी नहीं है कि जो मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर में बैठी क़यादत है या बिलखसूस जो मुख्तलिफ इलाकों में बैठी हुई क़यादत है उनको जो है वो जवाब दे सकें। इसलिए वफाकी हुकूमत जो है वो इस इशू को हैंडल कर रही है और एक मरकजी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने स्टीयरिंग कमेटी कायम की है जिसमें परवेज़ खट्टक, एजाज शाह, फवाद चौधरी, बाबर अवान और दूसरे लोग, असद उमर वगैरह जो शरीक हैं। अब पीटीआई को ये भी एक फैसला करना पड़ेगा कि अगर उसने मुस्लिम लीग नून को काउंटर करना है, सियासी महाज पर टफ टाइम देना है, तो क्या वफाक ही वहाँ से बैठ के सारे मामलात को कंट्रोल करेगा पंजाब में, या फिर पंजाब में से कोई लीडरशिप ऐसी जो है उसको टास्क दिया जाएगा कि वो मुस्लिम लीग नून का किस तरह से मुकाबला करते हैं। तो इसलिए अब इस बात पे गौर वफस जारी है। पीटीआई भी जो है वो 2-3 ऑप्शंस पे काम कर रही है। एक तो कानूनी जंग जो कि नवाज शरीफ को वापस लाना किस तरह मुमकिन हो सकता है, उसके लिए बाबर अवान, फवाद चौधरी को है। दूसरा ये है कि ये मुस्लिम लीग नून को मजीद कमज़ोर करना चाहते हैं। इसमें कमज़ोर इस तरह करना चाहते हैं कि जिस तरह ये अब 5 MPs जो हैं इनको जो है वो पार्टी निकालने पे मजबूर हुई है। नतीजतन कह लें कि बेशक थोड़ी सतह पे, निचली सतह, मामूली सतह पे पार्टी कमज़ोर हुई है, तो 5 MPs उनके जो हैं वो लॉस्ट हुए हैं। बाजवा साहब, हमें ये बताइए कि ये अब जो एहतजाज, रैलियाँ, ये जारहाना अंदाज, मकसद क्या है, मुतालिबात क्या है? मुतालबा एक ही है कि मौजूदा हुकूमत को हटाना और नए इंतखाबात की राह हमवार करना। मिड टर्म इलेक्शन का नकारा किसी भी वक्त बच सकता है अगर इनकी तहरीक कामयाब होती है अपोजिशन की। अपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हर सूरत हुकूमत को गिराना है और इस पर तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मुतफिक हैं। अच्छा, इकट्ठे जलसे होंगे या फिर सब अपने अपने करेंगे? अपनी अपनी सतह पर भी होंगे, लेकिन जो APC के हवाले से जो फैसले हैं उसके तहत यही होगा कि APC के अपना अंडर ही सारे जलसे होंगे। उसमें ये तरीकाकार होगा कि अगर जैसे अब कोयटा को हो रहा है तो इसके होस्ट जो होंगे वो मौलाना फजल रहमान होंगे, महमूद अचकज़ई वगैरह वो होंगे। जैसे पेशावर में होगा तो पेशावर में मौलाना फजल रहमान जो है वो उसको लीड करेंगे। अंसारी साहब, गवर्नमेंट रोकेगी नून लीग को अपोजिशन को जलसे, जुलूस, रैलियां करने से, या फिर करने दें, कोई बात नहीं? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। ठीक। अगर ये आईनी और कानूनी तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं, जैसे अजमा ने अभी बताया कि वो मार रोड पे जलसा नहीं कर रहे, तो टेम्पर रोड पे जलसा कर रहे हैं, तो हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि उनको इजाजत ना दे। इसलिए हुकूमत जो है वो इजाजत देगी इनको एहतजाजी जलसों की, लेकिन इंतजार में रहेगी कि जरा गलती हो, कानून की खिलाफवर्जी गलती हो भी जाए तो कुछ नहीं होता। इतनी बड़े जलसों में फिर इमरान खान ने जो जलसे, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बाजवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।